जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन में हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं किए फटाफट से लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जाओ और प्लेलिस्ट खोलो और एक एक करके जिस तरीके से प्लेलिस्ट जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। इलस्ट्रेशन नंबर आसान है और इसे आसान बनाते हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले जिसने अपनी कॉपी और पेन, कुछ लोगों ने निकाल लिया, आई नो तुम लोग जीनियस बन चुके हो। बाकी लोगों से बोल रही हूँ जिसने कॉपी और पेन नहीं निकाले फटाफट से निकालिए, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को और आसान बनाते हैं। तो चलो, आपकी कॉपी और पेन आपके साथ है। अगर मॉड्यूल साथ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे साथ साथ मेरे मॉड्यूल से पढ़िए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इंसॉल लिमिटेड इज टू बी लिक्विडेट। तो कौन सी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, उसका नाम क्या है, इंसॉल लिमिटेड। देयर समराइज बैलेंस शीट एज एट 30 सितंबर 2016 अपीयर्स एज अंडर। तो आपको एक समराइज बैलेंस शीट दे रखी है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं और कुछ एसेट्स होंगी, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में देखो क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहला दे रखा है आपको। उसके बाद सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है यहाँ पर, मुझे कोई बता सकता है कोई जीनियस यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग कौन से ऐड में आएगी आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। वेरी गुड, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। उसके बाद दे रखे हैं अनसिक्योर्ड लोन्स और आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि ये दोनों क्या है, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आगे चले, आगे आपको दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग। हमें पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो इसको अपन यहीं पर एक छोटा सा मार्क कर देते हैं जिससे कि हमें बाद में आसानी हो। आगे दे रखे हैं आपको अदर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, करेंट एसेट्स, ओके। P&L अकाउंट एसेट है क्या, बिकती थोड़ी है, ठीक है, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बाहर बिकेगी थोड़ी। तो यानी कि ये दोनों अपनी एसेट्स, ये दोनों एसेट्स किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। और लैंड एंड बिल्डिंग किस में आएगा, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड में। आगे बढ़े, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिजेंटली लाइबिलिटीज दे रखे हैं आपको, बिल डिस्काउंटेड 1 लाख रुपीज़ फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स 1,50,000। एक्साइज ड्यूटी, अगेन कोई जीनियस हो तो मुझे बताओ कि एक्साइज ड्यूटी हम किसे देते हैं। एक्साइज ड्यूटी हम देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी हम किसको देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट और एम्प्लॉय अगर कोई होता है तो वो किस में आता है, बोलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यानी कि ये गवर्नमेंट किस में आएगी आपकी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो 1,50,000 बेलो कहाँ पर आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। एम्प्लॉयज़ के बारे में तो कुछ है नहीं, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक ही चीज़ आएगी जो है गवर्नमेंट। आगे बढ़ो, ऑन इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो, इट इज़ फाउंड दैट द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, जो आपको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज दे रखी है, सर्टेन टू डिवॉल्व। मतलब डिवॉल्व का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। तो यानी कि बोल रहे हैं जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है वो पक्का पक्का आपको हो गई है अब तो। एंड दैट द एसेट्स आर लाइकली टू बी रियलाइज्ड एज फॉलोज। और ये जो बाकी की आपकी एसेट्स हैं वो इस तरीके से रियलाइज्ड हो रही हैं। तो ये आपकी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। टेकिंग दी अबव इनटू अकाउंट, ये सारी बातें लेते हुए, दी प्रिपेयर दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स काफ़ी टाइम से बना रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, तो काफ़ी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आराम से हम इसे कर लेंगे। तो आओ फटाफट कॉपी पर लिख दो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है।
किस कंपनी का, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इंसॉल लिमिटेड। ठीक है, कब कर रहे हैं, एज ऑन डेट हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2016। ठीक है, तो जितनी भी सारी बातें होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट कैसा आएगा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, कैसा अमाउंट आएगा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो फटाफट से लाइन वगैरह खींच के फॉर्मेट तैयार कर दो। अब एक एक करके लिखते हैं। तो कहाँ से शुरुआत होती है हमारी, शुरुआत हमारी होती है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो। कि दिख क्यों नहीं रहा अच्छे से, अब ठीक है। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कौन कौन आएगी इसमें, एज पर लिस्ट ए। तो कौन कौन आएंगे इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग तो आएगा नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग तो आएगा नहीं, तो कौन आएगा, अदर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स, और कौन आएगा, करंट एसेट्स। तो क्या क्या है इनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, अदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। इसकी दे रखी है अदर फिक्स्ड एसेट्स की 18 लाख और इसकी दे रखी है 35 लाख। अदर फिक्स्ड एसेट्स की दे रखी है 18 लाख, अदर फिक्स्ड एसेट्स की 18 लाख और इसकी 35 लाख। ये अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इन दोनों का टोटल कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो देखो कितना हुआ टोटल, 18 लाख और आपका 35 लाख, ये हो गया 53 लाख। तो 53 लाख हम कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। अब आते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो नेक्स्ट एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। ठीक है, एक ही एसेट थी, कौन सी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो भी एसेट थी उसका सबसे पहले अपन लिखेंगे नाम, यानी कि नेम ऑफ एसेट। एक ही एसेट है हमारी, कौन सी, लैंड एंड बिल्डिंग। उसकी फिर हम लिखेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 11 लाख। ओके, उसके बाद लिखते हैं कि उस पर जिसका हक है उसका ड्यू अमाउंट कितना है। तो हक किस पे था, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पर हक है उसका, और उसका ड्यू अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। तो ये तो अच्छी बात है कि पैसा देने के लिए 11 लाख है और उनको देना कितना है, ड्यू अमाउंट कितना है, 10 लाख, यानी कि 1 लाख का हो गया हमें फ़ायदा। तो बोलो डेफिशिएंसी है या सरप्लस, कौन बताएगा, डेफिशिएंसी नहीं है, क्या है, सरप्लस। कितना, 1 लाख रुपीस। अगर डेफिशिएंसी होती तो वो कहाँ जाती, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, लेकिन सरप्लस है तो वो कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम में। ठीक है ना, तो लिखो इसे आउटर कॉलम में, 1 लाख आउटर कॉलम में लिखो। नेट अमाउंट कितना, 1 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड सरप्लस, कहाँ से मिला, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम, कहाँ से मिला बोलो, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कर लेते हैं टोटल, किस किस का, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड का और एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो 53 + 1
यानी कि कितना हो गया 54 लाख रुपीज़। ठीक है ना, 54 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर लिखो एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स प्लेस्ड भी है नॉट प्लेस्ड भी है। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल, ये क्या हुआ, चलो आप ठीक कर लेना, अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए अवेलेबल होता है ये, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए, उसके बाद डिवेंचर्स होल्डर्स के लिए, उसके बाद होता है आपका एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। तो 54 लाख आ गया। चलो 54 से क्या करते हैं अपन, लाइबिलिटीज़ को देख, आपका कुछ रह गया हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। तो आ जाओ, लाइबिलिटीज़ लिखने से पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। तो आप फटाफट से समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स लिखो मेरे साथ साथ, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, किसकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, पहले एसेट्स जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड है और बाकी आपकी अदर एसेट्स। तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड की ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, ये तो नेट थी, 1 लाख तो नेट थी, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, 11 लाख रुपीज़। ठीक है, और अदर एसेट्स यानी कि जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी वो, उनकी 53 लाख, 53 लाख। तो इसे आउटर कॉलम में लिखें क्या, नहीं, इसे कहाँ लिखना है हमें, इनर कॉलम में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए है कि ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स की कितनी थी। तो 3 और 1 4 और ये आ गया आपका 64 लाख। तो ये यहाँ पर हमने समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स भी लिख ली। अब आते हैं अपन लायबिलिटी साइड पर। तो लायबिलिटीज़ की सारी बातें हम लिखेंगे मिडिल पार्ट में, लायबिलिटीज़, और इसका जो भी बुक वैल्यू, ग्रॉस अमाउंट जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी ये कहाँ लिखेंगे, साइड पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर जो भी पे करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर कितनी लिस्ट, ये कहाँ पर निपटा था, सिक्योर्ड क्रेडिटर ये निपटा था आपका लिस्ट बी में, ठीक है, लिस्ट बी में ही तो निपटता था ये। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, आगे लिखो, पूरी बातें लिखो, आधी आधी मत लिखो, पूरी बातें लिखोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एक्सटेंट विच क्लेम्स आर कवर्ड बाय एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, क्या लिख दिया इतना अंग्रेजी में, फिर से देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट विच क्लेम्स आर कवर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वो अमाउंट जहाँ तक कहाँ से कवर्ड हुआ है, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वैसे तो अमाउंट था 10 लाख रुपए, और 10 लाख का पूरा अमाउंट वो जो है एसेट स्पेसिफिकली प्लेस से वो कवर हो गया। यानी कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा 10 लाख जो है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा 10 लाख रुपए जो है लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा कवर हो चुका किससे, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस। क्या पे करना है क्या, नहीं, पे तो हम यहाँ पर लिस्ट बी में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन आता है बोलो, नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसमें कौन आते हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरा एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना है देखो,
यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1,50,000। तो 1,50,000 इसका ग्रॉस अमाउंट है और 1,50,000 ही हमें देना है। ठीक है, मेरा कैलसी, हाँ ये रहा। तो देखो अब देखते हैं कितना बचा। अमाउंट कितना था हमारे पास 54 लाख और यहाँ कितना है 1,50,000। तो 54 लाख में से 1,50,000 ये आ गया आपका 52,50,000। 52,50,000 तो कितना बैलेंस आया 52,50,000। तो लिख दो यहाँ पर एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, किसके लिए बैलेंस अवेलेबल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो निपट गए। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें लिखी थी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अब कौन रह गए, 2 जने, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की हमने लिस्ट नहीं लिखी, यहाँ पर बी थी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी एज पर लिस्ट सी। ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़े। कौन आया, डिवेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट हीरो कौन है हमारा, डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। कौन सी लिस्ट, एज पर लिस्ट डी। तो क्या कोई डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज दिख रहा है आपको। ये डिवेंचर्स थे तो सिक्योर्ड थे, लैंड एंड बिल्डिंग वाले थे। और कोई दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आपके एग्जाम में हो तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका कोई ग्रॉस अमाउंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ हुआ ही नहीं। कितना बचा, तो एज इट इज़ जैसा था वैसा ही बच गया, 52,50,000। किसके लिए बचा, डिवेंचर होल्डर तो हो गए, अब कौन बचा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो लिखे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कितने, ये रहे दोनों, पहला अनसिक्योर्ड लोन्स और दूसरा ट्रेड क्रेडिटर्स। पहला अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा ट्रेड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड लोन्स और दूसरा आपका ट्रेड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड लोन कितना है आपका 20 लाख, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है आपका 35 लाख। और कोई रह गया, देखो एक चीज़ और रह गई, आओ पहले पीछे जाते हैं। तो देखो कौन रह गया, एक और चीज़ रह गई आपकी, ये रहे 2 चीज़ें लिखी थी यहाँ पर। ये तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में निपट गया 1,50,000। ये रह गया आपका 1 लाख, किसका, बिल डिस्काउंटेड। तो ये भी यहाँ पर आएगा, लिखो। पहला हो गया अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा हो गया ट्रेड क्रेडिटर्स और तीसरा आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 20 और 35 ये आ गए, 3, 4, 5, 55 और 56 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 56 लाख रुपीज़। ठीक है, और अनसिक्योर्ड को माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका एस्टिमेटेड। अच्छा, देखते हैं क्या आएगा, पहले देख तो लें। तो देखो अमाउंट हमारे पास जो बचा था वो कितना बचा था, 52,50,000। ठीक है, 52,50,000
उसके बाद ये 20, 35, 20, 35 और 1 यानी कि 56 लाख और माइनस करने हैं किसके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। तो 56 लाख माइनस करें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तो 3,50,000 जो कि आया आपका माइनस में, 3,50,000 यानी कि जो आ रही है आपकी डेफिशिएंसी। तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स। देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना अमाउंट था, 52,50,000, लेकिन ये थे कितने, 56, था कितना 5250 और थे कितने 56, 3,50,000 का क्या आ गया, बोलो बोलो क्या आ गई, डेफिशिएंसी। और ये जो 56 लाख है ये यहाँ भी लिख देते हैं ग्रॉस वैल्यू में, ठीक है। इसका भी तो टोटल करना है ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का, जैसे आपने ग्रॉस एसेट्स का किया था ऐसे ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं, लिख दो ग्रॉस एसेट्स। चलो अब ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का फटाफट टोटल करो। पहला है आपका 10 लाख, फिर आपका 1,50,000, तो आपका 10 लाख 1,50,000 ये प्रेफरेंशियल हो गया, सिक्योर्ड हो गया। अब कौन रह गया, ये अनसिक्योर्ड, तो 56 लाख, ये आ गया आपका 67,50,000, 67,50,000, ठीक है। तो ये ग्रॉस लाइबिलिटी ग्रॉस एसेट सब हो गया हमारा। अब क्या रह गया, अब बस छोटा सा, बस थोड़ी देर 5 मिनट बस, ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी लिस्ट आपकी आएगी, कहाँ तक लिस्ट हो गई हमारी, लिस्ट डी हो गई थी डिबेंचर होल्डर में, और अच्छा ये हेडिंग थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसकी लिस्ट थी आपकी ई, और अब आएगी आपकी लिस्ट एफ, एज पर लिस्ट एफ, ठीक है। फिर कौन रह गया बोलो, बस एक जना और, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी। आ जाओ, इक्विटी शेयर कैप सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 250 × 10 आ गया आपका 25 लाख रुपए, तो ये भी लिख लो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ गया आपका 25 लाख रुपीज़, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ है ही नहीं, तो पहले से ही बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है 3,50,000 और आपका आ गया 25 लाख, ये आ गया 28,50,000, 28,50,000। ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस था, एक और नेगेटिव है तो ये आ गया 28,50,000, ये आएगी आपकी डेफिशिएंसी, ठीक है, एज पर लिस्ट एच। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये जानना था आपको कि एक तो ये चीज़ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हो जाएगा आपका बिल डिस्काउंटेड वाला कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, और गवर्नमेंट वाली चीज़ कहाँ जाएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। और ग्रॉस एसेट्स और ग्रॉस लाइबिलिटी भूलना मत लिखना, प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है नहीं तो ऐसी। बाकी सारी चीज़ें हमारी हो गई, ये दिखा रही हूँ मैं इसलिए ताकि आपका कुछ रह ना गया हो। उम्मीद है आपको पूरा इलस्ट्रेशन 4 आ चुका होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों इलस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारों ही किस टॉपिक से रिलेटेड थे, चारों में ही हमें एक ही चीज़ थी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इलस्ट्रेशन 1 और 2 में क्या था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना था और डेफिशिएंसी अकाउंट भी। लेकिन आज के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि हमने प्रिपेयर कर लिया और डेफिशिएंसी भी निकाल ली। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। किस तरीके से अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल है तो उसको लाइक भी फटाफट से कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑल।